मैम मैंने सारी क्वेरीज तो सॉर्ट आउट कर ली हैं, बट स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिव्स के साथ साथ में पॉलिटी के थर्ड पॉइंटर में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पॉइंटर है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इस पॉइंटर को समझना जो है वो बहुत ज़रूरत है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये पॉइंटर बोल क्या रहा है। ये पॉइंटर ये बात बता रहा है कि हमें बताना है यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो हैं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में उन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया है, और विद रेफरेंस टू J&K। दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली हैं, वो ये है कि यहाँ पे आपको J&K से रिलेटेड कोई फेडरल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट्स का अपना कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्री का है, नेशन का है, इसीलिए हमने उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनके साथ रिलेट करके जो है वो हमने इस पूरे पॉइंटर को जो है वो समझना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर की। तो मैंने बहुत देखा है स्टूडेंट्स को कि वो सिंपल पॉलिटी की बुक उठा रहे हैं और उसमें फेडरलिज्म का पढ़ रहे हैं कि फेडरेशन क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, या उनका क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं। बट ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल टाइप्स तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है वो बेसिकली IAS की जो प्रिपरेशन है उनके लिए है, वो भी यहाँ पे पढ़ना है। बट वहाँ पे पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एक सिंपल फेडरलिज्म के ऊपर छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दूंगी, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के लिए आपको पॉलिटी में जो फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके टाइप्स का क्या होते हैं, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, पहले आपको ये स्टार्ट करना है, और ये आपको ईजिली जो है वो पॉलिटी की बुक से मिल जाएगा। उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको उसकी बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस से एसोसिएटेड है। जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें ये पूरी तरीके से डिफाइन है, बट मैं आपको जो बच्चे नोट्स नहीं ले पा रहे या जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं उनको मैं एक तरीका बता देती हूँ कि इसको आपको कैसे पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि आपको जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, या फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको बाय फेजेस में पढ़ना है, क्योंकि किस तरीके से स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने फेडरलिज्म के कंसेप्ट को जो है वो उनके साथ साथ कैसे चेंजेस आई थी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज का जो फेडरलिज्म था उसको हम वन पार्टी फेडरलिज्म कहते थे। वन पार्टी फेडरलिज्म क्यों कहते थे? क्योंकि पॉलिटिकल क्लाउट जो था वो किसका था? कांग्रेस का था। मतलब कि ज़्यादातर जो स्टेट्स थी उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स होते थे वो कांग्रेस के होते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो वन पार्टी फेडरलिज्म था, यानी कि जो भी नेशन मतलब जो भी यूनियन के जो भी डिसीजन होता था रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो उनको मान लेती थी। वहाँ पे फेडरलिज्म में कोई चेंजेस जो थी वो नहीं थी, सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा थी। सेकेंड फेज जो था वो एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म की बात करता है। ठीक है, एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया कि अब हम कन्फ्रंटेशन में आ गए। कन्फ्रंटेशन में क्यों आ गए? क्योंकि सेकेंड फेज में इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और उसी फेज में जो एक सोशल बेस था कांग्रेस का वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज थी वो एक्टिव होने लगी थी। इसी वजह से क्या होने लगा था कि कन्फ्रंटेशन आने लगी थी, और इसी की वजह से जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी वो और बढ़ने लगी थी। पहले भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी बट उसमें कंसेंसस था, लेकिन इस टाइम पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ने लगी और कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना। इसी फेज में जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि एक रिकंसिलेटरी अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिए थे फिर से स्टेट्स को यूनियन के साथ जोड़ने के लिए, सो दैट जो फेडरलिज्म जो है उसको मेंटेन रख सके। इसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड फेज जो था वो था मल्टी पार्टी फेडरलिज्म, जो 1989 के बाद आया, जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो थी वो इंडिया में बनने लगी। तो यहाँ पे रिकन्फिगरेशन होने लगी। रिकन्फिगरेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो कांग्रेस डोमिनेंस थी वो ख़त्म होने लगी और ये ब्लेंड होने लगा। यहाँ का फेडरलिज्म जो था वो ब्लेंडेड फॉर्म में था रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स का। अब जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्थ फेज जो है वो 2014 के बाद शुरू हुआ था, जिसमें जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया ये
दोबारा से वो फेज़ जो है वो हम फोर्थ फेज़ जो है 2014 में से देख रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो जो फर्स्ट फेज़ की जो टेंडेंसी थी वो सिमिलर टेंडेंसी हम फोर्थ फेज़ में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, फेडरलिज्म के फेजेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप फेडरलिज्म के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे तभी आप सेंटर और यूनियन टेरिटरीज इस फेडरल स्ट्रक्चर को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं आप समझ पाएंगे। इसके बाद आता है J&K। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको J&K के बारे में बताऊंगी कि